अफगानिस्तान की, और जैसे जी। आपको मालूम है कि अफगान सिटीजन्स यहाँ से निकाले जा रहे हैं, उसके बाद ही जो है हमने देखा मियां वाली का इंसिडेंट, जो एयरबेस पे अटैक किया गया, उसको अफगानिस्तान से जोड़ा जा रहा है। आपके ख्याल से क्या वाकई में ऐसा है कि उस अटैक में और अफगानिस्तान के सिटीजन्स को निकाले जाने में बीच में कोई कनेक्शन आपको लगता है, या दो अलग अलग चीजें हैं ये? देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, होना हो सकती है, क्योंकि मैं तो बस मीडिया में जो निकलता है, जो आपके अखबारात में पढ़ता हूँ, उसी बेसिस पर अपनी राय कायम कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के जो आज के हुक्मरान हैं, उनको बहुत मायूसी है और कुछ उनमें गुस्सा भी है कि पाकिस्तान की हुकूमत, जो कि इस वक्त केयरटेकर हुकूमत है, उसने एक फैसला लिया है जिससे उनको मुश्किल होगी। क्योंकि इस वक्त तो मैं देख रहा था, आज शायद आज की रिपोर्ट है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब ने फरमाया है कि 2.5 लाख से ज्यादा, 250,000 से ज्यादा ये अफगान इलीगल्स जो हैं, उनको वापस भेजा जा चुका है। अब नवंबर का महीना आ गया है और अब सर्दियां शुरू हो जाएंगी। अफगानिस्तान के हालात क्या हैं तो सबको मालूम है। तो अब तालिबान की जो सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, उसको इनके लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब उसकी मुश्किलात बढ़ेंगी। तो इसलिए इस वक्त ये जो कदम उठाया गया है, अब मुझे मालूम नहीं कि ये सोच के उठाया गया है या ये मौसम को ध्यान में रख के उठाया गया है। अगर यही कदम जून के महीने में या जुलाई के महीने में उठाया जाता तो शायद उनके लिए आसान पड़ता। लेकिन अब, और ये भी मैंने पढ़ा है अखबारात में आपके कि कुछ ये लोग जो हैं, जो इलीगल्स कहलाते हैं, वो 30-30 साल से रह रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि कभी अफगानिस्तान की उन्होंने सूरत भी नहीं देखी है, अफगानिस्तान सरहद पार पाकिस्तान के बाहर ही नहीं गए हैं। तो उनके लिए तो अफगानिस्तान एक नया देश ही होगा। हाँ, उनका देश जरूर है लेकिन नया देश होगा। तो इस सब को देखते हुए देखिए, इन मामलों में एक आखिरी चीज मैं कहूं, इन मामलों में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टाइमिंग के लिहाज से अगर आपका हमसाया मुल्क है और तालिबान की हुकूमत है, जिससे रोष बहुत है, मुझे मालूम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत रोष है कि टीटीपी पर उन्होंने काबू नहीं पाया है। लेकिन अगर उनसे बातचीत करके मसला हल हो सकता होता तो बेहतर रहता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर यहाँ पे तो आपको पता है कि किस तरह से कोई भी फैसला हो जाता है, मगर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, बहुत से लोगों का कहना ये है कि उनके पास ये पावर नहीं है कि वो इस किस्म का कोई भी फैसला ले सके, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम सिर्फ इलेक्शंस करवाना है। लेकिन अगर ये लोग इस किस्म का फैसला भी ले रहे हैं कि यहाँ से अफगान सिटीजन्स को निकाला जाए, तो इस पे काफी लोग हैरान भी हैं। मगर सर अगर हम बात करें कि क्या ये फैसला सही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ले, कि जो लोग आपके यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, यहीं पे पैदा हुए, जैसे आपने भी कहा अफगानिस्तान कभी गए नहीं, क्या उनको निकाल देना किसी भी तरीके से ठीक लगता है आपको? या बहुत ऐसे ऐसे भी कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर उन्हें बसा लेना चाहिए था, उन्हें आईडी कार्ड दे देने चाहिए थे, और किसी और तरीके से उनको यहाँ पर ही जो है पाकिस्तान के अंदर ही एडजस्ट किया जाता। क्या वो फैसला सही होता? एक सेकंड मुझे दे दें। फैसला, क्षमा करें, ये माफ कीजिएगा। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं जी। आप नहीं, देखिए, हर देश का अपना कानून होता है। कई देशों में तो अगर कोई 40 साल 30 साल से रह रहा है तो कानून उसको हक देता है कि वो अपनी स्टे को लीगलाइज कर ले। पाकिस्तान का क्या कानून है इस बारे में, इस मामले में, ये मुझे मालूम है। लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन
रीजन भी होता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज होता है, और उससे अगर आप ये देखें कि लोग रह रहे हैं आपकी सरजमी पर जिन्होंने और कोई जिंदगी देखी ही नहीं, तो उनके साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए, उस पर फिर जरा गहरे रूप से विचार करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अब मैंने पढ़ा ये था कि कोई 70 लाख नहीं, कोई कितना 17 लाख शायद ये माने जाते हैं कि इलीगल्स हैं। अगर जो मैंने पढ़ा सही है, आप मुझे यू कैन करेक्ट मी प्लीज। उसमें से 2.5 लाख अगर आपने भेज भी दिए तो ये गारंटी क्या है कि ये वापस नहीं आएंगे? हाँ, फेंस जरूर बन गया है, बट फेंस तो काटे जा सकते हैं। ऐसी चीज तो है नहीं कि ड्यूरेंट लाइन पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से फिर वो वापसी उनकी नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें मुझे लगता है ये नुक्ते सब सोचे गए होंगे, और आईएसआई चीफ साहब ने और जनरल आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब ने बहुत गहराई से सोचा होगा। अगर ये सिग्नल तालिबान को दिया जा रहा है कि आप टीटीपी के मामले में कोऑपरेट करिए, तो उनका जो रिएक्शन है उससे तो नहीं लगता है कि वो कोऑपरेट करने को तैयार है। और एक आखिरी चीज मैं आपसे कहूं कि तालिबान के बारे में पाकिस्तान से ज्यादा कौन जानता है? पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के की जो एक सियासी वर्ग है, सियासी कौम है, उससे ज्यादा तालिबान की किसके संपर्क सबसे ज्यादा तालिबान के साथ है? अफगान तालिबान। आप पाकिस्तान के हुक्मरान के हैं, पाकिस्तान की फौज के हैं। तो अगर उनकी जहनियत पाकिस्तान की फौज नहीं समझी तो उस पर मुझे कुछ हैरानगी होती, क्योंकि 20 साल से ज्यादा पाकिस्तान ने उनको हर किस्म की मदद की, पनाह दी, मदद की। और जब वो, मैं आज डॉन में पढ़ रहा था कि जब वो आए थे 2021 अगस्त में, जब उन्होंने काबुल को फतेह किया था 15 अगस्त 2021 को, तो तब के वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था कि आज दास्ता की गुलामी की जंजीरें तोड़ी गई हैं अफगानिस्तान। उन्हीं ने कहा था ये। बिल्कुल। और तब के डीजी आईएसआई जो थे जनरल फैज हमीद साहब, वो तो काबुल पहुंच गए थे, और काबुल में मुस्कुराते हुए उन्होंने सबसे कहा था, अरे हम मामला संभाल लेंगे, आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो। तो अब क्या हो गया 2 सालों में, 2 साल 4 महीने में, या समझिए 28-29 महीनों में, कि मामला संभला नहीं। और ये तो बस पाकिस्तान और तालिबान के बीच की बात है, इसमें और कोई देश तो नहीं शामिल है। कोई उंगलियां, ये मैं देख रहा हूं, कोई उंगलियां भारत की तरफ तो नहीं उठाई जा रही, क्योंकि भारत के कोई संबंध ही नहीं है, कोई ऐसे संबंध नहीं है। हमारा एक टेक्निकल टीम है काबुल में, उसके अलावा तो कोई संबंध नहीं। बिल्कुल। लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान ने तो इंटरफेयर किया था ना, पहले हम डॉलर पकड़ते रहे और हम उसी के नाम पर हम यहाँ पे रेफ्यूजीज रखते चले गए। अब शायद वो पैसे आना बंद हो गए, ये भी एक रीजन हो सकता है कि इनको वापस भेजा जा रहा है, कि अब ये चाह रहे हैं कि ये थोड़ा खर्चा कम करें। और दूसरा, कई तरह के एलिगेशंस भी लगाई जा रही हैं, जिसमें टेररिज्म की भी एलिगेशंस जो है वो अफगान सिटीजन्स पे लगाई गई हैं। लेकिन सर इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान में, जी वो तो आपने जी जी, देखा होगा। हाँ जी, 8 फरवरी। जी हाँ, जी हाँ। तो कुछ जी कुछ लग रहा है आपको कोई फर्क पड़ेगा, या जिसे एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही आके बैठ जाएगा? भाई, इस वक्त देखिए, एक चीज तो मुझे साफ दिख रही है, और वो ये है कि फौज पीटीआई को पावर में नहीं देख सकती। मैंने आप ही के शो पे कहा है कि 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, और इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब 2 तलवारें हैं पाकिस्तान म्यान है, तो उसमें वो तो नहीं रह सकते। तो अब क्या
अवाम का क्या फैसला होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन पहला पहली पहला नुक्ता जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि क्या 8 फरवरी को असल में चुनाव होंगे या टाले जाएंगे। क्योंकि एक होता है कि भाई चुनाव की अनाउंसमेंट हो गई, दूसरा होता है कि चुनाव वाकई होंगे, और अगर हुए तो एक चीज तो और दिख रही है कि पीटीआई के जितने लीडरान हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुरैशी साहब जेल में हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी सूरत बनाई जाएगी जिससे ये जेल से बाहर निकल पाए। और अगर ये बाहर नहीं निकल पाए तो क्या इनके सपोर्टर्स में इतनी हिम्मत होगी कि बाहर आके ये वोटिंग करेंगे पीटीआई के किसी नुमाइंदे को? क्या पीटीआई के मेंबर्स में ये हिम्मत होगी कि वो स्टैंड करेंगे, वो इंतखाब लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? ये भी देखना है। तो अगले जो कुछ महीने हैं, चंद महीने हैं सर्दी के, वो बड़े दिलचस्प रहेंगे आपकी सियासत के नुक्ते नजर से। लेकिन सर क्या वोटिंग से फर्क पड़ता है पाकिस्तान में? आपके ख्याल से जो लोग बाहर निकल के वोट डालते हैं, क्या वाकई में उनके वोट से ही पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है? क्योंकि अभी तक तो एक इम्प्रेशन यही है कि वो सिर्फ एक दिखावा होता है और या नौटंकी होती है, और असल में तो अभी से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जबकि अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी काफी नाराज दिखाई दे रही है कि वो कह रहे हैं कि जी उनसे शायद वादे किए गए होंगे। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है? भाई आपकी पाकिस्तान की फौज जो है वो प्रोफेशनल भी है और पॉलिटिकल भी है, और सियासत में तो उसकी हमेशा से दखल रही है। और अगर सियासत में दखल रही है तो इलेक्शंस में दखल रही है। और अगर मेरी याददाश्त ठीक है, अब बुढ़ापा आ रहा है तो कभी कोई भूलने लगता हूं, लेकिन अगर याददाश्त ठीक है तो मुकदमे भी चले, आईएसआई के खिलाफ मुकदमे चले। आईएसआई के कुछ डीजीज ने कबूल किया है कि हाँ उन्होंने पैसे दिए थे चुनाव इलेक्शंस में। तो अगर ये सब है तो फिर हम ये कैसे मान लें कि इस इलेक्शन में जो फौज है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी? हाँ, बाजवा साहब ने ये जरूर कहा था, मुझे याद है जब वो अब 2022 में जब ये मामले चल रहे थे, इमरान खान की हुकूमत थी और उनके खिलाफ एक पीडीएम आ गया था मैदान में, और तब बाजवा साहब ने आईएसपीआर के जरिए कहलवाया था कि हमसे गलतियां हुई पहले, लेकिन अब हमें सियासत से कुछ मतलब। ये तो रिकॉर्ड पर है, आप भी देख सकती, मुझे जो याद पड़ता है, मुझे तब के जो डीजी आईएसपीआर थे उनकी बहुत लंबी स्टेटमेंट आई थी कि कुछ भी पास्ट में हो अब हम नहीं लेंगे। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, और मुझे लगता है कि जो वाकयात 9 मई को हुए उसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के फौज की जहनियत पर और पाकिस्तान की अवाम की जहनियत पर, उसको असेस करना बहुत जरूरी है। और 9 मई के बाद तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फौज, जो जनरल साहब हैं, साहबान हैं इस वक्त, उन्होंने पहले तो जो एक किस्म से जो मैं सुनता हूं वो पर्ज किया है। वो सब अफसरान, चाहे वो कोर कमांडर लाहौर हों या और मेजर जनरल्स हों, ब्रिगेडियर्स हों, कर्नल हों, जिनको भी उनको शक शुबा रहा कि इनकी कुछ सिंपथी इमरान खान साहब के साथ थी, उनको दरकिनार किया, उनको हटाया गया। तो अगर ये पर्ज हुए हैं तो फिर जो आज की फौज है उसकी डिटर्मिनेशन इमरान खान और पीटीआई को बाहर रखने की, मुझे लगता है उस पर शक नहीं होना चाहिए। और अगर उनको बाहर रखा तो फिर कौन है? तो फिर तो पीएमएलएन है।
और अगर PML-N है तो तब दो सूरत बन सकती है कि कायद रहें नवाज शरीफ साहब और हुकूमत चलाएं शहबाज शरीफ साहब। अब सर ये तो पीपीपी भी खानदान तो है की ना बात। सर, पीपल्स पार्टी भी तो है अब बिलावल भुट्टो पीपल्स की। पार्टी देखिए सिंध में है लेकिन पंजाब में तो नहीं है। हम्म। सिंध में तो ठीक है, सिंध में रहेगी। और अब वो जुल्फिकार अली भुट्टो का जमाना चला गया, बीबी का जमाना चला गया। अब पंजाब में तो मुझे नहीं लगता है कि बिलावल या आसिफ जरदारी कुछ कर पाएंगे। सदन बिल्कुल। पंजाब में थोड़ा बहुत कर लें लेकिन पंजाब में उनका नहीं है। पंजाब में अगर है तो वो तो फिर कौन सी बिरादरी पंजाब की PPP को साथ देगी। और आप मुझसे ज्यादा जानती हैं लेकिन मुझे लगता है कि बिरादरी का रोल, जैसे हमारे वहां जाति का, कास्ट का रोल होता है हमारे इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, वैसे आपके वहां बिरादरी का रोल तो होता ही है। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इमरान खान की वजह से, या इमरान खान जो कर पाया वो ये कि बहुत लोग कहते हैं कि जी फौज में दो हिस्से कर दिए उन्होंने, यानी दो ग्रुप्स बना दिए हैं, एक जो इमरान खान के साथ है दूसरा नहीं है। ये आपके ख्याल से नहीं, जो पाकिस्तान की फौज है वो अभी भी एक साथ ही है, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ फैसला हो या उनके हक में? देखिए मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की फौज अ, अपने, एक तो उसके अपने इंटरेस्ट हैं हम्म। और फिर वो जो उसका नजरिया है उसमें फूट पड़ेगी। हाँ, वो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि वो लोग जो अफसरान जिनको आसिम मुनीर साहब को लगा 9 मई के बाद कि उन्होंने कुछ नरमी दिखाई इमरान खान और PTI के लिए, उन सबको तो बाहर कर दिया उन्होंने। और एक बार उन्होंने बाहर कर दिया तो इस वक्त कौन अफसर है जो कि बगावत करेगा? और पाकिस्तान की फौज में ये कोई बगावत का ट्रेडिशन तो नहीं रही है। तो अगर इस सूरत से अगर आप देखें, इस नजरिए से देखें तो मुझे ये नहीं लगता है कि जनरल मुनीर के फैसलों के खिलाफ इस वक्त कोई भी कोर कमांडर या कोई भी अफसर खड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं पावर में, और जैसे कि उन्होंने आते के साथ ही कहा कि हम जी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या आपके यहाँ भी इलेक्शन है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन है, क्या दोनों कंट्रीज में जब इलेक्शन हो जाएंगे और अगर दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आती है या प्राइम मिनिस्टर मोदी ही आते हैं दोबारा, तो क्या इधर अगर नवाज शरीफ साहब हुए तो कोई पॉलिसी चेंज होगी भारत की पाकिस्तान के लिए? कोई बातचीत शुरू होने के चांसेस हैं? कोई ट्रेड वगैरह जो बार बार कहा जाता है, क्या उसमें कोई लचक नजर आ रही है आपको? कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए ये तो अभी आपके वहां इंतखाब होना है, हमारे वहां होना है। हम्म। लेकिन अब एक मैं आपसे अर्ज करूं कि और आपके वहां एक और है कि पाकिस्तान की जो भारत पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी, इंडिया की तरफ जो उनकी पॉलिसी है उसमें फौज के लिए, फौज की दखलंदाजी ही नहीं, फौजी फैसला करती। नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, एक बार नहीं 2 बार। सर 3 बार। 99 में 3 बार चुकाई, 99 में चुकाई, 2000 पनामा गेट वेट तो वो क्या था, वो तो जी। 2015 में जो मोदी साहब वहाँ उनकी उनकी 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान गए थे। उसके बाद फौज को बहुत बुरा लगा। और तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है आरजू जी कि पाकिस्तान में जो आपके जनरल साहबान हैं उनको अब गहराई से सोचना कि क्या पाकिस्तान का रवैया भारत के लिए, पाकिस्तान के हितों में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट। देखिए एक और चीज मैं आपसे कहूं, अगर कोई देश को आप दुश्मन मानते भी
तो उस दुश्मनी को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, मैनेज करने के लिए कई रास्ते होते, एक ही रास्ता नहीं होता। पाकिस्तान की फौज ने खाली कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाया कि हम बस लड़ेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। यहां तक कि मुझे याद है 1996 में चाइना के प्रेसिडेंट ने आपकी पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा था कि हिस्टोरिकल डिफरेंसेस अगर हैं किसी देश के साथ तो उनको सुलझाया जा सकता है हिस्ट्री में जाके धीरे धीरे, लेकिन उसकी वजह से आप और दरवाजे जो रिश्तों के हैं उनको बंद ना करें। आप स्पीच देख लें, मुझे अच्छी तरह याद है, वो आज से कितने साल हो गए, 27 साल हो गए, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट की भी स्पीच को आपकी फौज ने नजरअंदाज किया। तो इसकी वजह से मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान का जो एक सामरिक वर्ग है या स्ट्रेटेजिक क्लास जो है, और फौज जो है, और जो पॉलिटिकल क्लास है, अब उसको गहराई से सोचना है कि क्या चीन के साथ दोस्ती और जो रास्ते अपनाए हैं उन्होंने, क्या उससे क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ है? पाकिस्तान का एक नजरिया कश्मीर पे है, क्या कश्मीर के अवाम को उससे फायदा हुआ? कश्मीर तो हमारा मानना है, और मैं इसमें पूरा विश्वास करता हूं कि कश्मीर भारत का, जैसे हम कहते हैं, भारत का एक पार्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और आज के दिन अब एक तब्दीलियां हुई कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर के निस्बत, और उसका रिएक्शन 2019 में पाकिस्तान का ये हुआ कि और दरवाजे बंद कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, सब चीज बंद कर दी। तो अगर यही है तो देखिए भारत की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है, हम इसको सह लेते हैं। पाकिस्तान को सोचना है, और मैं ये कोई एक ये बिग ब्रदर या उस एटीट्यूड से नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान एक सॉवरेन देश है। पाकिस्तान को मैं ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान को ये सोचना है कि क्या इसमें तब्दीली लानी है हमें, क्या इससे इन 1947 के बाद जो हमने पॉलिसीज अपनाई हैं उससे क्या पाकिस्तान की आवाम का फायदा हुआ है? आज के दिन आपकी इकोनॉमी में बहुत मुश्किलात हैं, क्या उन मुश्किलों को खाली चीन के जरिए आप संभाल लेंगे? नहीं, मैं तो आपसे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक एक रैशनल एटीट्यूड, एक ओपननेस का एटीट्यूड पाकिस्तान ने भारत के साथ नहीं रखा ट्रेड के मामले में, तब तक पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर धूमिल रहेगा। आगे पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी हमेशा ही ट्रबलसम रहे। ये नेचुरल है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और बगल में। बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान को बिल्कुल इस बारे में सोचना होगा, अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कमजोर है या पैसा नहीं है। इन्हें बाद में भी उन पॉलिसीज को वैसे ही रखना होगा कि जिससे तमाम देश जो पाकिस्तान के जिनके साथ बॉर्डर है उनके साथ किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट या कोई झगड़ा ना हो, तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये वाली पॉलिसी जो अक्सर लोग कहते हैं ना अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा आएगा फिर वही हरकतें शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल है उधर से इनको हटना पड़ेगा, वो चीज जरूर चेंज होनी चाहिए। नहीं, आप सही कहती हैं। इसमें तो भाई देखिए, मुझे सबसे जो दुख होता है वो इस बात का कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विद इमेंस पॉसिबिलिटीज। आपके बहुत बड़ा लैंड मास है, आपकी 23-24 करोड़ आबादी है, लोग जो हैं मेहनती हैं, आपका इंटेलेक्चुअल क्लास अच्छा है, कोई कमी नहीं है। तो फिर लोगों को ये सोचना है कि फिर हमारी हालत ऐसी है, बिल्कुल, हम ऐसे क्यों दबे हुए, क्या हो गया है कि हमारी ये हालत आई। क्योंकि इस पर जब तक सोच नहीं होती है
और इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है